वेलकम बैक फिजिक्स एंथुसियास्ट। आज की वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑल्टरनेटिंग करंट। अगेन क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं एंड लास्ट टाइम क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स बिगिन विद दैट। Okay, so in question number 1 you have, if the RMS current in a 50 hertz AC circuit is 5 ampere, the value of the current 1 by 300 second after its value becomes 0 is. ओके तो RMS करंट गिवन है तुम्हारे पास, I RMS इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्स एंड RMS करंट इज 5 एम्पियर और जो फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 50 हर्ट्स। द वैल्यू ऑफ द करंट 1 by 300 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0 इज। देखो वैसे तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसी से अपन कर सकते हैं। और यहाँ पर I RMS इज इक्वल्स टू I नॉट बाय रूट 2 होता है, तो I नॉट हो गया तुम्हारे पास रूट 2 टाइम्स ऑफ I RMS। I नॉट हो गया तुम्हारे पास रूट 2 टाइम्स ऑफ I RMS। ठीक है, तो इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो दिस विल बिकम I नॉट हो जाएगा रूट 2 और I RMS गिवन है तुम्हारे पास 5 एम्पियर, साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई f, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी गिवन है कितनी 50 हर्ट्स की और इनटू t इज 1 by 300। ठीक है, सो 0 से 0, 5 2 ज़ा 10, तो एक और 0 कैंसिल, पाई बाई 3 रह गया। साइन पाई बाई 3 इज व्हाट 60 डिग्री एंड पाई बाई 3 60 डिग्री एंड साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 by 2, तो ये हो गया तुम्हारे पास रूट 2 इंटू 5 इंटू रूट 3 by 2 एंड तुम अगर इसको रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 5 रूट 3 और नीचे रूट 2 आ जाएगा, ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दैट मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होती है तो याद होनी चाहिए। उसकी भी ऐसी होती है, वोल्टेज की भी ऐसी ही होती है, लेकिन जब सर्किट के अंदर कुछ दूसरे डिवाइस लग जाते हैं जैसे इंडक्टेंस या कैपेसिटर वगैरह ये सब लग जाता है, इंडक्टर लग जाता है, कैपेसिटर लग जाता है, तो करंट जो है वो आगे पीछे हो जाता है, तो इस ओमेगा टी के साथ कुछ प्लस माइनस फाई एंगल आ जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस RG एंड इंटरनल रिएक्टेंस XG। इट इज यूज्ड टू सप्लाई पावर टू अ पैसिव लोड consisting of a resistance RG and the reactance XL for maximum power to be delivered by from the generator। देखो ऐसी चीज़ है नहीं कोर्स में, बट मैं तुम्हें सिंपल बता देती हूँ। जब मैक्सिमम पावर जनरेटर की बात करी जाती है तो उसके अंदर जो उसका लोड वाला रेजिस्टेंस होता है, मतलब लोड कंसिस्टिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस दिस एंड रिएक्टेंस दिस, तो जो लोड रिएक्टेंस होता है वो इक्वल होता है कॉन्जुगेट ऑफ इंटरनल रिएक्टेंस के। क्या बोला मैंने, जो लोड रिएक्टेंस है ये मैक्सिमम पावर जनरेशन डिलीवर्ड बाय द जनरेटर उसका है, दैट लोड रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ इंटरनल रिएक्टेंस। बस इतना सा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोड रिएक्टेंस है वो XL है, इंटरनल रिएक्टेंस इज XG। ठीक है, ये रहा इंटरनल रिएक्टेंस इज XG, तो XL जो है उसका कॉन्जुगेट होगा, तो XG गिवन है तो माइनस XG हो जाएगा उल्टा। ठीक है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रख लेना, वैसे CBSE में तो नहीं है, बट हाँ कॉम्पिटिटिव या कुछ कर रहे हो तो यस यू कैन। नेक्स्ट, व्हेन अ लोड मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू AC मेन्स द मीटर शोज स्टेडी इनपुट वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट्स का। दिस मीन्स देखो जो तुम्हारा सप्लाई होता है ना, मतलब ये जो भी सप्लाई है वो तुम्हारा RMS वैल्यू होती है। ठीक है, तो जैसे बोले कि लोड इज सप्लाइंग दिस वोल्टेज या इतना करंट आ रहा है तो वो RMS वैल्यू है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी AC वोल्टेज, बट नहीं ऐसा नहीं है, बोले AC मीन्स से है मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज, ऐसा नहीं है। द मीटर रीड्स नॉट V बट V स्क्वायर का मीन and is calibrated to read this which is RMS value। तो यस यही होता है, स्टक बाय सम मैकेनिकल ये नहीं है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी,
sore throat. Next, to reduce the resonant frequency in an LCR series circuit with a generator. To reduce the resonant frequency in the series. Resonant frequency अगर हम देखें ओमेगा होती है 1/√LC. तो मुझे क्या करना है, रिड्यूस करनी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को LCR सीरीज सर्किट के अंदर. तो जनरेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी रिड्यूस्ड, वही करनी है. अनदर कैपेसिटर शुड बी एडेड इन पैरेलल टू द फर्स्ट. अगर इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में एक और कैपेसिटर जोड़ दिया जाए तो C इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा. तो उसकी वजह से ओमेगा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि C बढ़ रहा है और हमें रिड्यूस ही करना है. तो दिस कुड बी एन ऑप्शन. एन आयरन कोर ऑफ द इंडक्टर शुड बी रिमूव्ड. नहीं. डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर शुड बी रिमूव. डाइलेक्ट्रिक हटाने से कैपेसिटर कम हो जाएगा. डाइलेक्ट्रिक इंक्लूड करते तो भी बढ़ता, तो ये भी एक पॉसिबल ऑप्शन था. सो बी इज द करेक्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट देखो, MCQ करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, टू एलिमिनेट द ऑप्शन. ठीक है, एलिमिनेट करते जाओ कि हाँ ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, और जो बच रहा है तो दैट इज लाइक द good technique. Next, electrical energy is transmitted over large distance at high alternating voltage. Which of the following statement is or are correct? ओके, तो लार्ज डिस्टेंस पर हमें करना है. तो जब भी हम लार्ज डिस्टेंस पे हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भेजते हैं तो हाई वोल्टेज पे लो करंट पे भेजते हैं. हाई वोल्टेज पे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो कम कर देता है. और पावर लॉस इज इक्वल्स टू VI है, तो V अपन हाई करते तो I को अपन लो रख देते हैं जिससे कि पावर लॉस मिनिमम हो. सो फॉर अ गिवन पावर लेवल देयर इज अ लोअर करंट. यस. लोअर करंट implies less power loss. Yes. Transmission lines can be made thinner. इसीलिए it is easy to reduce the voltage at the receiving end पे using step down transformer. तो A, B and D जो हैं वो हो सकते हैं. तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है. नेक्स्ट, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट में द करंट, जब प्योर इंडक्टिव होता है तो करंट पीछे होता है π/2 एंगल से. जब प्योर कैपेसिटिव होता है तो करंट आगे होता है π/2 एंगल से. और जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तब π/2 नहीं होता, कुछ फाई एंगल होता है. अगर इंडक्टिव डोमिनेट है तो करंट पीछे होगा और कैपेसिटिव डोमिनेट है तो करंट आगे होगा. बस इतना ध्यान रखना. तो इंडक्टिव है तो यहाँ पे करंट legs behind the applied EMF by an angle pi. No. Leg behind the applied EMF by an angle of π/2 is yes. Leads है applied. No. And applied EMF नहीं. सेम जो फेस होता है वो प्योर रेजिस्टेंस के अंदर होता है. जब रेजिस्टिव सर्किट है, कोई और नहीं है, तब होगा. सो लेग बिहाइंड द अप्लाइड EMF by an angle of π/2 is the correct one. ठीक है. सो B is the करेक्ट ऑप्शन. अप्लाइड EMF जो है वो पीछे होगा. करंट लेग बिहाइंड द अप्लाइड EMF बाय एन एंगल ऑफ π/2. ओके. व्हेन एन AC वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड टू द कैपेसिटर. ओके. द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन प्लेट इज 220 वोल्ट. ओके. नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे रिएक्टेंस वगैरह होगा. द करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज. नहीं, पीछे होता है. द चार्ज ऑन द प्लेट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज. येस. Q इज इक्वल्स टू हम CV लेते हैं तो जो चार्ज होगा तुम्हारा वो वोल्टेज के उसमें होगा. एंड पावर डिलीवर्ड टू द कैपेसिटर इज 0. पावर डिलीवर्ड हम लेते हैं IRMS VRMS इंटू cos phi. अब यहाँ जो फाई है वो तुम्हारा एंगल होता है फेज एंगल. तो यहाँ पे जो एंगल है बिटवीन I और E के अंदर वो 90 डिग्री है. तो cos 90 0 होगा. तो पावर डिलीवर्ड बाय द कैपेसिटर इज ऑल्सो 0. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, इन एन AC सर्किट द वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय. ये वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, ये करंट है. द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज. अब देखो इसके अंदर हम ले लेते हैं पावर. ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगा दो. IRMS VRMS cos phi. अब कैसे देखोगे, ये जो है वो I0 और V0 है और IRMS होता है I0/√2. तो ये हो जाएगा 100/√2. ये 100 है, V भी 100 है तो 100/√2. और phi कितना एंगल है, π/3 दोनों के बीच में. देखो यहाँ पे साइन 100t है, 100t प्लस π/3 दैट इज द फेज. और प्लस है मतलब करंट आगे है. तो cos π/3 इज व्हाट, π/3 60 डिग्री, cos 60 इज हाफ.
तो ये हो गया 100 इंटू 100, रूट टू इज 2 इंटू 2, तो दिस इज 50, दिस इज 50, तो 5 5 से 2500 जो है वो तुम्हारा आ गया, दैट इज 2.5 वॉट, सॉरी 2.5 वॉट हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ द एलसीआर सर्किट। देखो, बेटर ट्यूनिंग ऑफ एलसीआर सर्किट का मतलब होता है कि बेटर रेजोनेंस, और बेटर रेजोनेंस मतलब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हम देखते हैं। तो वो बेटर करने के लिए हमारा जो क्यू फैक्टर है वो हम देखते हैं, दैट क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/r अंडर रूट में L/C, ये होता है इसका फॉर्मूला। वैसे ये भी है नहीं, बट पता होना चाहिए। तो ध्यान रख लेना कि अगर हमें बेटर ट्यूनिंग करना है तो एल जो है वो बड़ा होना चाहिए और ROC छोटे होने चाहिए। तो इसमें सबसे आर जो छोटा है वो 15 ओम है, और एल जो सबसे बड़ा है वो 3.5 हेनरी है, ठीक है। तो इन दोनों को मेजरली देखा जाता है, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बेटर एलसीआर ट्यूनिंग के लिए लार्ज एल स्मॉल आर, ध्यान रखना, लार्ज एल स्मॉल आर, लार्ज तो होना चाहिए एल और स्मॉल होना चाहिए आर, बस ये ध्यान रख लेना। Okay, the output of a step-down transformer is measured to be 24 volt when connected to a 12 watt light bulb. The value of the peak current. V given है, power given है, I आ जाएगा P is equals to VI से, तो I हो गया power is 12 and वोल्टेज इज 24, तो 1/2, बट ये वैल्यू जो है वो RMS वैल्यू है, पर तुमसे पीक वैल्यू पूछी है, तो I0 जो है वो √2 टाइम्स ऑफ IRMS होगा, 1/2। रैशनलाइज कर दो इसको, 1/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 1/√2 एम्पियर आ जाएगा, दैट इज ए। ओके, नेक्स्ट, द सेलेक्टिविटी ऑफ अ सीरीज LCR AC सर्किट इज लार्ज। वही मैंने सिलेक्टिविटी की बात करी है, वो कब अच्छी होगी, व्हेन L इज लार्ज एंड सॉरी R इज ऑल्सो लार्ज, व्हेन L इज लार्ज बट R इज स्मॉल, ठीक है, यही अप्रोप्रिएट कंडीशन है। तो L और R में ही देखते हैं, तो ये याद होना चाहिए। वैसे अगर C भी है तो C लेस होना चाहिए, जैसे ऊपर वाले केस के अंदर यहाँ पे C 45 था, बट R बहुत बड़ा था, L बहुत छोटा था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम थी, इसलिए क्योंकि C अंडर रूट में आ रहा है, तो हमें R की वैल्यू देखनी पड़ेगी। एंड सेम ऊपर भी ये था कि इधर 2.5 था। ओके, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस एट रेजोनेंस पर ये होता है प्योर रेजिस्टिव, ठीक है ना। तो प्योर रेजिस्टिव मतलब कि जो करंट और वोल्टेज है वो सेम फेज में होंगे, दैट मीन्स द फेज डिफरेंस इज 0, याद रखना। ओके, एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दिस द RMS करंट। ओके, दिस इज गुड। RMS आई आपको गिवन है क्या, I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 sin ओमेगा टी। अब तुमसे IRMS पूछा है, तो IRMS का मतलब होता है RMS, रूट मीन स्क्वायर। तो इसका क्या करो, स्क्वायर कर दो। तो पहले तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यहाँ करते हैं, तो ये हो जाएगा I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, A प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2AB, दैट इज 2I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, I1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I1 I2, और ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। अब स्क्वायर हो गया, अब इसका मीन लेना और फिर रूट करना है। जब हम इसका मीन लेंगे इंडिविजुअल का, इसका मीन लिया, इसका मीन लिया और इसका मीन लिया, तो आई का तो कोई मीन होगा नहीं क्योंकि आई कांस्टेंट है। अगर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का देखते हो तो उसका मीन होता है हाफ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन होता है हाफ, और साइन थीटा कॉस थीटा इनका मीन होता है 0। अब कॉस 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी है तो वो भी 0 होगा, बट स्क्वायर होता है तो हाफ हो जाता है। तो ये हो जाएगा I1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का हाफ प्लस I2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी हाफ, और ये आगे 0 हो गया। तो ये हमने मीन ले लिया, रूट करना है, इसका रूट लगा दो। तो I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2 इज योर आंसर।
तो स्क्वायर करके मीन लेके रूट निकाल दो तो तुम्हारे पास RMS वैल्यू आ जाएगी. यू कैन पॉज, यू कैन चेक, एंड इफ यू फील any problem, you can comment below. I will help you out with all your queries anytime boards are approaching. Don't hesitate, comment below. I am all time available, ठीक है, to help you out for your board exam. Okay, next is an alternating voltage source of variable angular frequency omega and fixed amplitude V is connected in series with a capacitance C and the electric bulb of resistance R, inductance 0 है when omega is increased. ओके, ध्यान समझना, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फिक्स एम्पलीट्यूड व्यू है, और ये सी से साथ कनेक्टेड है, और इसका जो रेजिस्टेंस है बल्ब का वो आर है, ठीक है, इंडक्टेंस 0 है. तो कैपेसिटेंस की वजह से जो इसका रिएक्टेंस होता है वो होता है 1/ओमेगा सी. अब मैं बोल रही हूँ कि ओमेगा इंक्रीज हुआ है, अगर ओमेगा इंक्रीज हुआ है तो इसका रिएक्टेंस क्या होगा, वो 0 होगा. तो कैपेसिटिव जो दे रहा है वो कम दे रहा है, तो करंट ज़्यादा होगा, तो बल्ब जो है वो ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, ग्लोज ब्राइटर. ठीक है. नेक्स्ट इज द RMS करंट इन द सर्किट ऑफ 50 हर्ट्ज इज 15 एम्पियर. वो जो ऊपर करा था वैसा सही है ये वाला. तो RMS करंट गिवन है, तो वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, तो सीधा कर दो. I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, एंड I0 इज वॉट, √2 टाइम्स IRMS. तो IRMS इज 15 एम्पियर, इसको √2 करो, जो ऊपर क्या था बिल्कुल सेम वैसा ही है, साइन ओमेगा टी. ओमेगा इज 2 पाई f, दैट इज 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज इनटू टाइम, एंड टाइम इज व्हाट 1/600, तो 1/600. ठीक है. तो ये 0 से 0, ये 2, ये 5 है, 2 5 से 10, एक और 0, तो ये रह गया π/6. π/6 इज 30 डिग्री, एंड साइन 30 इज व्हाट, हाफ. तो ये आया 15 √2/2. एंड यू कैन अगेन इसको तुम फैक्टर रेशनलाइज कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा. √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 15/√2 आ जाएगा. ठीक है. ओके, सो next is when an alternating voltage E is equals to E0 sin omega t is applied to a circuit, a current I is equals to I0 sin omega t plus π/2 flows through it. The average power dissipated, देखो अगेन वही चीज आ गई. पावर मैंने बताया ERMS IRMS cos phi. phi कितना आ रहा है यहाँ पे, π/2. तो ERMS IRMS cos phi π/2 है, तो cos phi से 0 हो जाएगा, तो P एवरेज क्या हो गया, सीधा सीधा 0. ठीक है. तो इसलिए 0 हुआ. अब जैसे phi π/2 है, तो कैपेसिटिव में और इंडक्टिव वाले में जो फेज डिफरेंस होता है प्योर वाले में π/2 होता है, तो वहाँ पे सीधा सीधा जो एवरेज पावर डिसिपेटेड है उसको 0 कर देना, याद रख लो. The voltage across a resistance inductor and capacitor connected in series to an AC source is this, the resultant voltage. देखो जो resultant voltage होता है वो हम निकालते हैं VR का स्क्वायर प्लस जो भी बड़ा है VL VC उसको हम ले लेते हैं. अब जैसे यहाँ पे VC बड़ा है तो VC माइनस VL का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट. ये एक्सप्रेशन निकलता है यूजिंग फेजर डायग्राम से. ठीक है. तो VR आपको गिवन है कितना 20, तो ये हो गया 400 प्लस VC माइनस VL कर दो तो 30 माइनस 15, मतलब इसी एक्सप्रेशन को हम x की टर्म्स में भी लेते हैं. जैसे तुमने पढ़ा होगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये XC माइनस XL का होल स्क्वायर. अगर हम पूरी इक्वेशन में I से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि सीरीज में बोला है, तो वो रेजिस्टेंस इनटू I जो है वो वोल्टेज दे देगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है. तो इम्पिडेंस वाले से आ सकती है ये. ओके, तो VC इज 30, जो L है वो 15 है, तो 30 माइनस 15 इज व्हाट, 15 का स्क्वायर इज 225, 400 प्लस 225 इज 625, तो 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25. तो C इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट 18th में बोला है अ सीरीज LCR सर्किट इज शोन इन फिगर. The source frequency f is varied but the current is kept unchanged. Which of the curve shows changes of VC and VL with frequency? Okay, with frequency देखो x को ही ले लो. XC जो होता है वो होता है 1 अपॉन में ओमेगा C.
एंड करंट जो है वो अनचेंज्ड है, करंट सेम है। तो जो V का भी वेरिएशन होगा, अगर हम प्रोपोर्शनल देखें तो VC भी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और VL जो है, क्योंकि XL जो है दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा L, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओमेगा के। तो ये ओमेगा के प्रोपोर्शनल है, ओमेगा 2πf होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली जाएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें V और F में, तो VL तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो तो सीधा जाएगा, और VC इन्वर्सली है तो ये यूं जाएगा। तो VC ऐसे जा रहा है, VL स्ट्रेट जा रहा है, तो दैट इज द अप्रोप्रिएट, क्योंकि इसमें VC स्ट्रेट ऐसा हो नहीं सकता, VL इसके अंदर कर्व जा रहा है, पॉसिबल नहीं है, दोनों कर्व्ड है, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ध्यान रखना, कर्व्स आर इम्पॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी का अच्छा है इसके अंदर कर्व वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज अ 300 ohm resistor and a capacitor of 25 by pi microfarad are connected in series to a 220 volt 50 hertz AC source. ओके, रेजिस्टर गिवन है, कैपेसिटर गिवन है और गिवन है। ओके, तो पहले इसका तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो जो इम्पिडेंस होगा Z दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, R² प्लस XC का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन है अब इसमें थोड़ी सी, XC निकालने के लिए 1 में ओमेगा C, तो 1 में ओमेगा इज 2π एंड F इज 50 हर्ट्स, ओमेगा इज 2πf होता है, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, और C जो गिवन है वो है 25 में 25 पाई ऊपर गया माइक्रोफेरेड, तो 10 की पावर -6 इधर आया, 10 की पावर -6 को ऊपर भेजूंगी तो 10 की पावर +6 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो 10 की पावर 6 में नीचे आएगा 5 2 ज़ा 10 100, तो 2500 आ गया। इसको ना ऐसे कर सकते हैं अपन, इसको 1 2 3 4 5 6 में 2500 लिखो, 2 0 से 0, 25 4 ज़ा 100, तो 400 आ गया आंसर। R² कितना गिवन है, 300 का स्क्वायर, और XC आया 400, तो 400 का स्क्वायर, 300 इज 900, 400 इज 1600, 2500, तो सीधा सीधा आ जाएगा 500। थोड़ा सा कैलकुलेशन होना चाहिए। अब करंट पूछा है तो V/200 by 500 कर दो, 2/5 विच इज 0.4 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट, द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड। ये बेसिकली एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए होता है। एडी करंट्स बैक करंट्स होते हैं, ये इंडक्शन की वजह से वापस से फ्लो करने लग जाते हैं, तो ये याद होना चाहिए एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज फॉर पावर लॉस। ठीक है, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस इन द सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, इससे होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेयरिंग इज नॉट प्रॉपरली डन इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट इज हमिंग साउंड प्रोड्यूस इन द ट्रांसफॉर्मर्स ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिन, यस, उसमें भी लीक हो रहा होता है। प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ अ वेरी थिक कॉपर, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी कॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी थिक कॉपर फायर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो सकता है कि ना हो, बीच में लीक हो जाए, बट डी तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट, ये ना सारी चीजें तुम एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो, ये पावर लॉस और ये सब है ना, तो ये वाली चीज़ों के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है। एनसीईआरटी को बहुत स्मार्टली रीड करा करो कि जो ऐसी चीज़ें डेरिवेशंस वगैरह वो सब नहीं करनी, वो फॉर्मूलाज वगैरह वो सब नहीं करने, बट जैसे ये पावर लॉस हो गया, ये सब हो गया, वो सब पढ़ लिया करो, तो ये जो MCQs और ये सब हैं वो अच्छे से हो जाएंगे उसमें। ओके, नेक्स्ट इज जस्ट डू स्मार्ट वर्क, मीन्स यू मस्ट नो कि किसको क्या कितना पढ़ना है। हर चीज़ भी ज़रूरी नहीं है पढ़नी, और हर चीज़ को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो क्या इग्नोर करना है क्या नहीं करना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। यू मस्ट नो, एंड इफ़ यू नो दैट, इफ़ यू डू दैट स्मार्ट वर्क, तो इट्स बैंग ऑन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ करंट I विथ फ्रीक्वेंसी F इन एन AC सर्किट। देखो, अब यहाँ पे I और F का है, अगर मैं XC का देखती तो सीधे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था और मैं ये वाला कर देती, बट हमसे पूछा है I का। ठीक है, तो अगर ध्यान से समझना, अगर रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो हमारा I होता है दैट इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के। दैट मीन्स अगर करंट और फ्रीक्वेंसी देखूँ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट है। हम दो ऑप्शन पे जा सकते हैं, इस पे भी और इस पे, कि I और F का तो कोई लेना देना ही नहीं है, बट एक्चुअली में इनडायरेक्टली कि हाँ
फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सी कम होगा, एक्सी कम होगा तो आई भी बढ़ेगा, तो एफ बढ़ रहा है तो आई भी बढ़ रहा है, तो सी. Next, an inductor, a capacitor, and a resistor are connected in series across an AC source of voltage. If the frequency of the source is decreased, frequency अगर decreased हो रही है तो XL भी decrease होगा और XC जो है वो increase होगा, क्योंकि XC का inverse relation है. तो both the inductor and capacitor decreases, no, inductor decreases and capacitor increases. हाँ, ये तो करा अपन ने. तो इंडक्टर का डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो इंडक्टर डिक्रीज होगा, कैपेसिटर वाला इंक्रीज होगा. बोथ इंडक्टर कैपेसिटर इंक्रीजेस, इंडक्टर इंक्रीज. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको. इसमें बोला था फिगर शो वेरिएशन ऑफ करंट I विद टाइम फॉर 4 डिवाइसेस PQRS, द डिवाइस इन विच द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो. ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है एक तो पल्सेटिंग है, तो Q और R तो चले गए, P की पॉसिबिलिटी और S की पॉसिबिलिटी है. तो पल्सेटिंग के साथ साथ इसके अंदर फेज चेंज भी होना चाहिए. ठीक है, अब फेज चेंज जो है वो कैसे हो रहा है ध्यान समझना. अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो यहाँ टाइम है, यहाँ आई है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे पॉजिटिव करंट है सारे, यहाँ नीचे नेगेटिव करंट है. अब जो P वाला है ना वो ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे फेज चेंज नहीं हो रहा है. फेज चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. AC करंट क्या करता है, फेज चेंज करता है, पहले वो इधर जाएगा फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. और अगर मैं S को देखूं तो ये ऐसे जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, इसमें ये सारा पॉजिटिव जा रहा है, राइट. और यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है. तो जो अप्रोप्रिएट हुआ वो कौन सा हुआ, S हुआ. बट मेजरली हम कई बार P भी कर देते हैं, बट P नहीं, S इज द करेक्ट वन. Next question, an AC voltage V is equals to V naught sin omega t is applied to a series combination of a resistor R and an element X. The instantaneous current in the circuit is this. Then which of the following is correct? ओके, पहले तो एक्स बताना है. तो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर और एक्स का, यहाँ करंट जो है वोल्टेज इज साइन ओमेगा टी और करंट जो है वो साइन ओमेगा टी प्लस π/4 है, मतलब उसमें कोई चीज प्लस हो रही है. अगर आई प्लस में जा रहा है उसका फेस, मतलब वो वोल्टेज को लीड कर रहा है, और लीड कब करेगा, जब कैपेसिटिव होगा. तो एक्सिस कैपेसिटर तो यही सही है. ठीक है, इंडक्टर तो नहीं हो सकता. अब हमें निकालना है एक्सी होगा किसके इक्वल. सो यहाँ पर XC के लिए तो एक तो ओमेगा कर सकते हैं, एक और चीज होती है जिसमें हम लेते हैं जो 10 फाई है, दैट इज इक्वल्स टू XC/R, या फिर XL/R, या फिर XL माइनस XC/R. ये ध्यान रखना. तो हम लेंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले के हिसाब से फाई कितना रखोगे, अगेन ये रहा फेज डिफरेंस π/4, 10 π/4 इज 1 इज इक्वल्स टू XC/R. R उधर गया तो XC इज इक्वल्स टू R हो जाएगा, दैट इज D इज द करेक्ट वन. ओके, लास्ट क्वेश्चन इज the instantaneous value of EMF and the current in the series AC circuit are E is equals to E naught sin omega t and I is equals to I naught sin omega t plus π/3. अगेन प्लस π/3 है, तो करंट लीड कर रहा है, तो एक तो कैपेसिटिव हो सकता है, तो नेसेसरली RL तो नहीं होगा, नेसेसरली एन RC सर्किट, यस, नेसेसरली एन LCR सर्किट, एंड कैन बी RC और LCR दोनों हो सकता है. जब LCR होगा तो वो C डोमिनेटिव होगा. ठीक है, C जो है वो उसको डोमिनेट कर रहा होगा. तो नेसेसरली नहीं है, इट कैन बी RC एंड इट कैन बी LCR. ओके, सो दिस इज मच फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट. एंड इसके बाद अपन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, जिसका वीडियो आएगा ऑन सैटरडे अलोंग विथ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन. इसका आज एक और हम वीडियो अपलोड करेंगे जिसके अंदर मैं सारी, मतलब देखती हूँ कितने चैप्टर्स आई कैन कवर, तो उसकी जो भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है दैट आई विल पोस्ट. ठीक है, okay, so thank you for watching this video and do like,
subscribe and share with other people also, and do comment below if you have any query, if you have any feedback. जो भी तुम्हारे feedbacks हैं, I'm just loving it. Thank you so much, and keep posting it, keep मतलब वो कमेंट्स करते रहो, जो भी तुम्हारे फीडबैक्स हैं या जो भी क्वेरी है, एनीथिंग. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.